हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 23 अक्टूबर 2020। तो आज है तारीख 23 अक्टूबर 2020 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव IAS एकेडमी। आपको यहाँ पर ये चैनल दिख रहा होगा, इस चैनल पे जाकर क्लिक करना। नहीं मिलता है चैनल, कोई बात नहीं, इस चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे जाओ, लिंक को क्लिक करो और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता है। उसके साथ साथ डेली जो द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे करंट अफेयर्स आते हैं उस करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड हम आप लोगों को यहाँ पर ढेर सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, एक स्टैटिक पोर्शन, बैकग्राउंड पोर्शन। ओके, नाउ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, एक छोटा सा आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट दिखाना है सब्सक्राइब करके। बढ़ते हैं आगे और आते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर। और स्टार्ट करने से पहले डिस्कशन लेंगे हम कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोगों ने कल भी लिए थे क्वेश्चंस और कल काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी सारे लोगों ने आंसर दिया, वैसे ही आज भी आंसर देना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन कोवी रैप एंड RT-PCR। कोवी रैप और RT-PCR कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, तभी मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। कोवी रैप और RT-PCR के बीच में डिफरेंस बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, जो UAPA है हमारा, वो पास हुआ था कब, कब पास करा गया था UAPA, ठीक है। ये UAPA कब पास किया गया था और इसका एम क्या है UAPA का, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए। और तीसरा क्वेश्चन हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन, ये हमारे कल एडिटोरियल में था। कौन सी जगह है, कंट्री बोलीविया। बोलीविया को जाकर मैप में निहारना और बोलीविया के आसपास वाली कंट्री जो है नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। जो बोलीविया के नेबर कंट्रीज हैं, नेबरहुड कंट्रीज, उनको आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। तो ये हो गए आज के आपके 3 क्वेश्चन रेडी। ये कल के न्यूज़पेपर में आए थे, ये सारे के सारे मैंने आपको डिस्कस किया है कल। तो आज आपको इन सब का आंसर देना है जैसे आप लोग देते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो स्टार्ट हो जाओ। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। आज का हमने टारगेट रखा है 350 लाइक, 350 लाइक का हमने टारगेट रखा है। तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। ओके, और गाइस कल हमने टारगेट रखा था 300 लाइक्स का, तो लाइक कितने आ गए, 500 प्लस। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। 500 प्लस लाइक्स है कल की वीडियोस पे, ठीक है, कल की वीडियो पे। और क्या हुआ, मेरी डिमांड जो है वो 300 लाइक्स थी, ठीक है। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, 500 प्लस पहुंचा दिए। और मतलब क्या हो गया कि डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा हो गई, है ना। चलो बहुत बढ़िया हुआ। और आज भी ऐसे ही आपको करना है। जो लाइक्स है, हमने टारगेट रखा है 350 लाइक्स का, 350 लाइक का टारगेट रखा है, तो इसको अचीव करना है आप लोगों को मिलके। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और पेज नंबर 1 पे सबसे पहला आर्टिकल हमारा आता है, गवर्नमेंट रिलैक्सेस वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। अभी आपको पता होगा जो वीज़ा के ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, हम लोगों ने लगा रखे थे। क्यों? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो उसके तहत हम लोग बुला नहीं रहे थे लोगों को, ठीक है। अभी वीज़ा कैसे दे देते, क्योंकि अभी हम लोग कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, सभी आज जितनी भी आप समझ सकते हो, कोई भी बाहर आ नहीं रहा, जा नहीं रहा कंट्री में, कोई भी किसी दूसरी कंट्री में आ जा नहीं रहा इस पैंडेमिक की वजह से। तो इसी वजह से जो हो रहा है, हम लोगों ने भी रिस्ट्रिक्शंस दे रखे थे। नाउ अब जो ये रिस्ट्रिक्शंस है, तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने इसमें रिलैक्सेशन किया है, काफ़ी हद तक हम लोगों ने इसमें छूट दी है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, जैसा कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, थर्सडे को इन्होंने काफ़ी सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वीज़ा के ऊपर लगे हुए थे, उनके ऊपर छूट दी। और क्या बोला कि यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखोगे, इनेबलिंग फॉरेनर्स टू कम इंडिया फॉर वेरियस पर्पजेज, जैसे कि बिजनेस के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन, रिसर्च एंड मेडिकल रीजंस के लिए यहाँ पर अब आ सकता है इंडिया में, ठीक है। इसके लिए वीज़ा वगैरह दिया जाएगा। लेकिन जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट वीज़ा वो नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म मेडिकल वीज़ा होता है वो भी नहीं दिया जाएगा। ओके, बट यहाँ पे जो ये सारे पर्पजेज हैं उनके लिए वीज़ा दिया जाएगा, तो उसके बारे में बताया गया है। ओके, बस इसको इतना ही पढ़ो, इसमें कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है। ओके, बस आप ध्यान रखो, क्योंकि देखो ये नहीं है कि हम लोग जो इम्पॉर्टेंट हैं वही कवर कर लें। 2-4 न्यूज़ ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये फ्रंट पेज पे न्यूज़ है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था, हालांकि जो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं ये वाला आर्टिकल। ये वाला आर्टिकल एक तरीके से आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, ये प्रॉमिस करता है कि फ्री वैक्सीन देगा बिहार को, ठीक है। बिहार के इलेक्शंस वगैरह की वजह से जो मैनिफेस्टो, देखो आपको पता होगा कि इलेक्शंस वगैरह के लिए मैनिफेस्टो लाया जाता है ना, उसमें बताया जाता है हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। सरकार है जो आने, मतलब यही सारी चीज़ें बताती हैं कि
ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी, ये सारा मैनिफेस्टो में बता दिया जाता है। तो इसको देखते हुए जो है लोग वोट्स वगैरह काफ़ी लोग देते हैं, काफ़ी लोग नहीं देते हैं। तो ये मैनिफेस्टो जो है बीजेपी का ये प्रॉमिस करता है कि जो बिहार को वैक्सीन दी जाएगी, पूरे बिहार को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो में काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई हैं, जैसे कि वैक्सीन के ऊपर फोकस करा जाएगा, साथ ही साथ जो कोविड-19 की वो वैक्सीन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। लेकिन एक बार पहले अप्रूव तो हो जान दो आईसीएमआर से, क्योंकि अभी तक आईसीएमआर से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से अभी तक वैक्सीन का अप्रूवमेंट ही नहीं हुआ। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? अभी कोई वैक्सीन ही नहीं है, अभी कोई नाम और निशान नहीं है, पहली बात तो ये भी देख लो। ओके, 19 लाख जॉब्स भी देंगे हम लोग अगले आने वाले 5 साल में। ठीक है, इस मैनिफेस्टो में ये भी बोला। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे 30 लाख पक्के हाउसेस का पुअर लोगों के लिए, ये भी इसमें इसके अंदर ही चीज़ ही है। उसके बाद जो इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन है वो भी अवेलेबल करी जाएगी हिंदी में। ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टो के अंडर बोली गई हैं। तो मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें बोली गई हैं, और बस आप इतना ही ध्यान रखो और इसे स्किप करो। और बढ़ते हैं आगे और आते हैं पेज नंबर 3 पे। और पेज नंबर 3 पे एक छोटा सा आर्टिकल फिर से ये दिखेगा। ये आर्टिकल हम लोग पिछले कितने दिन हो गए, मैं आपसे रोज़ कह रहा हूँ, ये आर्टिकल कम से कम 6 दिन हो गए हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं ना। आपको रट गया होगा ये आर्टिकल, रट जाना भी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को ये दिखेगा कि जो दिल्ली की AQI है, दिल्ली की जो क्वालिटी, एयर क्वालिटी है, ठीक है, एयर क्वालिटी की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो थोड़ी सी बची है पुअर, वेरी पुअर कैटेगरी में आने से। ठीक है, अगर वेरी पुअर कैटेगरी में आएगी तो बहुत ही ज़्यादा आप समझ सकते हो कि जो वो एयर है उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसान दे सकती है। क्योंकि वो क्या करेगी कि देखो, हमारे क्या हो सकता है, जो गंदी हवा है उसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, उससे हम लोगों को लंग डिजीजेस हो सकते हैं, हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है, और काफ़ी सारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर उसी के बारे में बात करा गया है। जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो थोड़ी सी बची है वेरी पुअर कैटेगरी में आने से। ठीक है, और आपको पता होगा कि एयर क्वालिटी हम लोग कैसे मेजर करते हैं, नहीं पता है तो चलो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे नए व्यूअर्स रोज़ देखते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बता देता हूँ मैं एयर क्वालिटी को कैसे मेजर करा जाता है ना। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। यहाँ पर आप लोग देखोगे किस तरीके से मेजर करी जाती है। यहाँ पर हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 ये 6 कैटेगरीज में कलर इंडिकेशन दे रखा है। देखो यहाँ पर एक हम लोगों ने क्या दे रखा है, कलर इंडिकेशन दे रखा है। अब इस कलर इंडिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये ग्रीन कलर है। ये जो ग्रीन कलर है ये क्या बताता है, जो हवा है वो गुड क्वालिटी है, यानी कि उसमें कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है, मिनिमल इम्पैक्ट है। ओके, आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर उसके बाद आता है हमारा थोड़ा सा डार्क ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पर ये होती है हमारी सेटिस्फैक्ट्री। अब ये जो सेटिस्फैक्ट्री है इससे क्या होगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अंदर थोड़े बहुत हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, खैर फिर भी चलो इतना चलता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये मॉडरेटली पॉल्यूटेड आता है। अब यहाँ पर आपको परेशानी होनी चालू हो जाएगी। फिर आती है पुअर कैटेगरी। पुअर कैटेगरी जो है इसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, और कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होंगे वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये 8 पॉल्यूटेंट्स होंगे। फिर उसके बाद रेड कैटेगरी आएगी, फिर डार्क रेड आएगी। जो ये वाली सिचुएशंस हैं ये तीनों, ये बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती हैं किसी के लिए भी, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। और इससे क्या होगा, इससे हेल्थ डिजीजेस के साथ साथ हार्ट डिजीजेस, लंग डिजीजेस और स्ट्रोक्स वगैरह, और जो आप कह सकते हो जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी जो है काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो उनके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का। ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरीके से मेजर करते हैं, बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को ये बात करनी थी। अब यहाँ पर 8 पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एयर की क्वालिटी देखते हैं, वो कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये आप देखोगे पर्टिकुलेट मैटर 2.5, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन ग्राउंड लेवल, अमोनिया एंड लेड। ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। अगर ये सारी पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं हवा के अंदर, देन वो जो हवा है वो उसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी क्वालिटी है, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो एयर क्वालिटी के बारे में आपको पता चल गया होगा किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में चलो हम लोगों ने कवर कर लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। और देखो साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक लाइन और है जिसको मैंने हाईलाइट नहीं करा हूँ। यहाँ पर आपको सफ़र के बारे में पता चलेगा। ठीक है, सफ़र क्या है, हमारा सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये सफ़र है क्या, एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ साथ सफ़र के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सफ़र है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, ये हमारे UPSC के सिलेबस में टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, अब आप जो है UPSC के सिलेबस में टॉपिक्स हैं, अब हमारा करंट अफेयर क्या है, सफ़र, इस तरीके से आपको लिंक करना आना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करें
जो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म हो गई। ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, ताकि हम लोग क्या कर सकें, एयर क्वालिटी मेजर कर सकें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की। जैसे हमारा दिल्ली मुंबई हो गया, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, इन क्या कर रहे हैं हम, इनकी जो एयर क्वालिटी है वो हम लोग क्या कर सकें, मेजर कर सकें कि एयर क्वालिटी है कैसी इसकी। ठीक है, वो मेजर करी जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर कैसे मेजर करी जाती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू यहाँ पर बताया जाता है कौन कौन से कलर्स के थ्रू यहाँ पर जो है एक तरीके से बताया जाता है कि कौन कौन सी इस कैटेगरी के अंडर में जो है हमारी एयर आती है। ओके, मेजर कौन करता है, हमारी सफ़र करता है। नाउ अब अगर हम बात करें यहाँ पर आगे, ये जो सफ़र सिस्टम है ये इंडिजीनियसली डेवलप करा गया है, यानी कि हम लोगों ने, इंडियंस ने खुद ने डेवलप करा है। और ये किसके द्वारा करा गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे के द्वारा यहाँ पर ये डेवलप करा गया है। तो इसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इट हैज़ अ जाइंट ट्रू कलर LED डिस्प्ले। इस पे क्या होता है, सफ़र में एक LED डिस्प्ले होता है जो कि आपको रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताता है। ठीक है, जो कलर कोडिंग होती है वो बताता है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जो सफ़र है इसका क्या काम है, ये कलर कोडिंग बताता है। और यानी कि हवा को कलर कोड के थ्रू बताता है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर हमारी एयर आती है। ठीक है, जैसे हमने अभी कलर्स को कवर किया था। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी हैं। जो इस प्रोजेक्ट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, बाई अवेयरनेस फैलाना किस जनरल पब्लिक के बीच में। ठीक है, इस एयर क्वालिटी के बारे में ये सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पर देखोगे आप और भी चीज़ें क्या क्या है यहाँ पर। सफ़र एक हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम ऑपरेशनल इन दिल्ली है। ठीक है, हमारा ये जो है फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसको भी याद रखना। बेसिकली यहाँ पर है क्या, ये अब आपको समझ ही आ गया होगा सफ़र का क्या काम है। ये सफ़र और एयर क्वालिटी इंडेक्स दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। ठीक है, सफ़र का काम है एयर क्वालिटी इंडेक्स का यूज़ करके, जो ये कलर कोडिंग है इसका यूज़ करके बताना कि जो हमारी एयर है वो कौन सी कैटेगरीज में आती है। और ये हमने पॉल्यूटेंट्स को हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर और मॉनिटर करे जाते हैं, है ना। तो बाकी सारी चीज़ें ये हो गई। सफ़र के बारे में भी आपको पता होना चाहिए था। ये मुझे छोटा सा टॉपिक दिख गया लाइन, तो चलो हो गया कवर। बस इतना ही पढ़ो और बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 8 पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, आज की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, यहाँ पर आर्मी चीफ कमीशंस INS कावरती को कमीशन कर दिया गया इंडियन नेवी को। ये भी याद रखना, INS कावरती ये क्या है हमारा, ये हमारी ASW है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। अब यहाँ पर मैं बहुत सारी टर्म्स वगैरह बताऊंगा आपको, ये सबमरीन और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ये फ्रिगेट क्या होता है, डिस्ट्रॉयर क्या होता है और कॉर्वेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आराम से सुनना, चलो ठंडे दिमाग करो। और उसके बाद यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको कवर करने वाले हैं हम इस आर्टिकल को। ओके, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा आते हैं इस टाइप के आर्टिकल, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो जो हमारे अभी एक INS कावरती है, ठीक है, इसको हम लोगों ने खुद बनाया है, यानी कि इंडियंस ने खुद बनाया, हमने खुद अपना सामान इस्तेमाल करा है। 90% तक हमने अपना खुद का सामान इस्तेमाल करा है और हमने खुद अपने आप ही इंडिजीनियसली इसको बिल्ड करा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिल्ड करा है, ये कमीशन कर दिया गया है नेवी को। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हमारा एक कॉर्वेट शिप है। ठीक है, ये हमारा एक कॉर्वेट शिप है, इसको याद रखना, ये कॉर्वेट शिप है। ओके, एक होता है, देखो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को 3 कैटेगरीज बताऊंगा। 3 कैटेगरीज में ये शिप्स होता है। एक हमारा होता है, जो सबसे पहला आता है हमारा, वो होता है डिस्ट्रॉयर। ठीक है, 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा डिस्ट्रॉयर, दूसरा होता है फ्रिगेट और तीसरा होता है कॉर्वेट। इसको भी याद रखना। ओके, अब जो डिस्ट्रॉयर होता है ये हमारे बड़े बड़े शिप होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज में होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा INS विक्रमादित्य, जिसके बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ा। उसके बाद आता है फ्रिगेट। फ्रिगेट शिप जो है वो डिस्ट्रॉयर से थोड़े से छोटे होते हैं। ओके, फ्रिगेट शिप थोड़े से छोटे होते हैं। और जो कॉर्वेट होता है, ये कॉर्वेट फ्रिगेट से भी छोटे होता है, नहीं, जो सबसे छोटे वाले शिप्स होते हैं वो होते हैं हमारे कॉर्वेट। और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर मतलब क्या होता है, देखो, जो पनडुब्बी होती है, सबमरीन जो पनडुब्बी होती है, जो दुश्मन की, एनिमी की जो पनडुब्बी होती है, उसको क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा, देखेगा कि हाँ, उसे ढूंढेगा और उसको अटैक करेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, ये जो कॉर्वेट शिप है हमारा INS कावरती, इसका काम क्या है, ये डिटेक्ट करेगा पनडुब्बी को, और पनडुब्बी को डिटेक्ट करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, दुश्मन की पनडुब्बी को, उसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी टर्म्स बता दी हैं, चाहे वो डिस्ट्रॉयर शिप हो वो कौन सा होता है, ठीक है, फ्रिगेट शिप कौन सा होता है और कॉर्वेट शिप कौन सा होता है। अब यहाँ पर INS कावरती के बारे में भी आपको पता चली गया। और चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
ये कौन सा शिप है आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आगे आते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को पेज नंबर 9 पे दिखेगा। एक यहाँ पर ये आर्टिकल है, ये बेसिकली विमेन की सेफ्टी के बारे में बात करी जा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब ने जो है यहाँ पर काफ़ी सारी बातें बोली हैं। देखो क्या क्या बोला है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। थर्सडे को काफ़ी सारी बातें बोली हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो वेमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी सारे काम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो लॉज वगैरह बनाए गए हैं अगेंस्ट रेप, और वो उन्हें और ज़्यादा हम लोग मजबूत कर रहे हैं, उन्हें और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है। और काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, डेथ पेनल्टी वगैरह भी ला दी गई है अगेंस्ट द गिल्टी। जो भी मुजरिम होगा उसको डेथ पेनल्टी वगैरह देगी, जो भी दी जाएगी, जो भी अगर यहाँ पे ये रेप वगैरह करता है तो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है कैंपेन वगैरह है एम्पावरिंग वीमेन के लिए, यानी कि जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वेमेन है उनको एम्पावरमेंट के लिए हमने कैंपेन वगैरह काफ़ी सारे लेकर आए हुए हैं। ओके, उसके बाद जो है बैंक अकाउंट्स वगैरह बनवा रखे हैं। 22 करोड़ वेमेन के बैंक अकाउंट्स हम लोगों ने खुलवाए हैं, जिसमें हम लोग जन धन योजना कह रहे हैं, उन लोगों को हम लोग अमाउंट वगैरह देंगे। और भी काफ़ी सारी स्कीम है, जैसे कि मुद्रा स्कीम हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक। यानी कि हर तरीके से क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे ये बोला जा रहा है कि जो वेमेन है उसकी एम्पावरिंग के लिए हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से वेमेन की एम्पावरिंग के लिए काम कर रही है। ओके, प्राइम मिनिस्टर ने फिर उसके बाद ये भी बोला कि जो वेमेन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, इन मेकिंग द कंट्री सेल्फ रिलायंट। ठीक है, अगर कंट्री को सेल्फ रिलायंट होना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो उसमें वेमेन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्ले करा जाता है। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे बात हो रही है वेमेन एम्पावरमेंट की। ओके, जिसके लिए हमने आज थंबनेल भी बनाया है। ठीक है, तो वेमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली गई हैं, तो आपको यहाँ पर इसके बारे में भी एक आइडिया छोटा सा रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल, और इसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा एक एडिटोरियल भी आया है। ठीक है, उसे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन खैर एडिटोरियल में भी काफ़ी सारी सेम चीज़ें जो कि इस आर्टिकल में है। बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, 2+2 मीटिंग होने वाली है, 2+2 टॉक्स होने वाली है इंडिया और यूएस के बीच में। ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 मीटिंग होगी, जो कि इलेक्शन से पहले होने वाली है। इलेक्शन से एक हफ्ते पहले होगी, अभी इलेक्शन हमारे नवंबर में है, उससे एक हफ्ते पहले होने वाली है मीटिंग, जिसमें दो, अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये 2+2 मीटिंग कौन सी है। इसमें क्या होगा, 2 मिनिस्टर अमेरिका के आएंगे, यूएस के आएंगे, और 2 मिनिस्टर हमारे इंडिया के होंगे। और 2 मिनिस्टर यूएस के कौन कौन से आने वाले हैं, वो है मार्क एस्पर और माइक पोम्पियो। ये है मार्क एस्पर, ये है माइक पोम्पियो, तो ये दोनों आएंगे। और इंडिया की तरफ से भी जाएंगे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और साथ ही साथ हमारे राजनाथ सिंह जी, ये दोनों जो है यहाँ पर इंडिया की तरफ से रहेंगे, तो इनके बीच में बात होगी। और बेसिकली आपको पता होगा आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इशू हमारा चाइना को लेकर हो रहा है, तो काफ़ी सारे बातें करने वाले हैं, चाइना को लेकर बातें करेंगे, और ये सारी बातें करेंगे इसके अंदर बताया गया। और जो माइक पोम्पियो हैं उनके द्वारा ये भी बोला गया कि जो इनकी बातें होंगी, इनकी जो बातें चलेंगी यहाँ पर, ये लोग डिस्कशन करेंगे, फ्री नेशंस कैन वर्क टुगेदर थ्वाट थ्रेट पोस्ट बाय द चाइना। ठीक है, अब यहाँ पर जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके अगेंस्ट ये जो कैसे कैसे यहाँ पे स्टेप उठाए जा रहे हैं चाइना के द्वारा, तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर सब कुछ डिस्कशन वगैरह करा जाएगा। ये सारी बातें हैं इसके अंदर। ओके, अब यहाँ पर और क्या होने वाला है, अभी जब मीटिंग होगी तो ये सारी बातें होंगी, उसकी मीटिंग के बाद लगातार आर्टिकल आएंगे, तो हम लोग उसके बाद कवर करेंगे। अभी मीटिंग हुई नहीं है, लेकिन क्या बातें हो सकती हैं वो सारी बातें अभी से ही बताई जा रही हैं एडवांस में। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को दिखेगा पेज नंबर 10 के ऊपर, ये छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका जो बेस ईयर है उसको रिवाइज करा जा रहा है। बेस ईयर पहले इसका 2001 था, अब यहाँ पर बेस ईयर इसका कर दिया जा रहा है 2016। ओके, 2016 कर दिए जाएंगे, ताकि हम रिफ्लेक्ट कर सकें जो चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न है, उसमें हम जो कंजम्पशन पैटर्न है उसके अंदर चेंज कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्पेंड कर सकें हेल्थ एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर। अब यहाँ पर आपको पता होगा ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है क्या, सीपीआई क्या होता है, ये आपको पता होगा मे बी, क्योंकि मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है। चलो मैं बताता हूँ, फिर भी आपको पता होगा, मैंने एक बार एक आर्टिकल कवर किया था। ठीक है, यहाँ पर आपको तारीख दिख रही होगी, 28 सितंबर को कवर किया था। ये कवर किया था हम लोगों ने इन्फ्लेशन इन इंडिया, कि किस तरीके से हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं ना, इस तरीके से हमने आर्टिकल को कवर किया था। तो हमने सीपीआई के बारे में यहाँ पे पढ़ा था, सीपीआई के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पर आप लोगों को ये दिखेगा जो मेजरमेंट है इन्फ्लेमेशन का इंडिया में, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, डब्ल्यूपीआई के थ्रू, सीपीआई के थ्रू। अब सीपीआई क्या होता है, ये मेजर करता है प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर, यानी कि आप और मैं जो हम लोग खरीद रहे हैं, हम लोगों के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, जो प्राइस चेंजेस होते हैं, प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसको मेजर करा जाता है सीपीआई में। और इट मेजर्स चेंजेस ओवर इन द टाइम ऑफ अ रिटेल प्राइस ऑफ अ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच कंज्यूमर्स स्पेंड देयर इनकम।
ये वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि हम लोग जो है अपनी इनकम जिस चीज़ के ऊपर स्पेंड करते हैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तो उसके जो प्राइस वगैरह है उसको मेजर करा जाता है सीपीआई के अंडर में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नाम से समझ में आ रहा होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि कंज्यूमर का जो प्राइस वगैरह है उसको मेजर करा जाता है। 4 टाइप्स के होते हैं, आपको पता होगा। सीपीआई एक होता है हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, सीपीआई होता है एग्रीकल्चर लेबरर के लिए, सीपीआई होता है रूरल लेबरर के लिए, सीपीआई होता है रूरल अर्बन कंबाइंड के लिए। ठीक है, इन लोगों के लिए यानी कि इन जैसे कि लेबर वर्कर्स के लिए आया तो वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइस होगा, प्राइस चेंजेस में देखा जाएगा, प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज है, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं उनको मेजर करने का काम क्या करता है सीपीआई। सीपीआई का काम करता है उन प्राइसेस को मेजर करता है। ओके, तो अभी इसका जो बेस ईयर है वो पहले यहाँ पर 2001 से शिफ्ट करा जा रहा है, 2016 का इसका बेस ईयर कर दिया गया है। ओके, यानी अब 2016 के बेसिस पे देखा जाएगा, पहले 2001 के बेसिस पे देखा जाता था, अब 2016 के बेसिस पे चेक करा जाएगा जो प्राइस चेंजेस हैं वो कैसे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा, यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट है इसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला यहाँ पर कि जो कोई वेमेन है, कोई वेमेन के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम होता है, ठीक है, कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो क्या होगा, जो वेमेन है अगर उसके पास एक ट्रस्ट वर्दी एविडेंस है, ठीक है, अगर उसके पास यहाँ पर एक विश्वास करने लायक एक उसके पास सबूत है, तो उस सबूत के ऊपर ही सारे स्टेप उठा दिए जाएंगे और जो भी यहाँ पे गिल्टी होगा, जो भी मुजरिम होगा उसके खिलाफ स्टेप उठाया जाएगा, ऐसा बोला गया। यानी कि जो वेमेन को यहाँ पर फिर से पावर देने की बात करी जा रही है, वेमेन के हित में काम करी जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करी गई जो कि सिंपल है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं आर्टिकल में, मैंने जैसा बताया वही है कि यहाँ पर अगर कोई भी वेमेन है उसके अगेंस्ट यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस वगैरह होता है, तो क्या होगा, उसके पास अगर कोई ट्रस्टवर्दी एविडेंस है तो उसी के बेसिस पे ही क्या होगा कि हम लोग उसी के बेसिस पे ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो गिल्टी को चार्ज कर लेगी, उसी के बेसिस पे यहाँ पर देख लेगी जो भी मुजरिम होगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा, ये आर्टिकल खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप इसके बारे में देख लो। जो सीपीसीबी है, सीपीसीबी हमारा क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका नाम क्या है, नाम से इसका जो नाम है इससे ही आप समझ जाना चाहिए इसका क्या काम है। ठीक है, नाम से ही काम को समझ जाना चाहिए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड बनाया गया है कि किस तरीके से पॉल्यूशन कंट्रोल करा जाए। तो इसने इसी चीज़ के बारे में बात करा जा रहा है। ये कारकेसेस के मतलब जो हमारे मरे हुए जानवर होते हैं, ठीक है, जिन एनिमल्स की डेथ हो जाती है, जब वो डेथ हो जाती है तो एनवायरमेंट के ऊपर उन जो हमारा पर्यावरण है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, ठीक है, उन एनिमल्स की वजह से। तो उसके लिए यहाँ पे कोई सॉल्यूशन लगाया गया है, जैसे कि इंसिनरेशन। यहाँ पर यह है कि यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा सबको, आप कह सकते हो हम लोग एक सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, हम लोग डीप बरियल कर दें यानी कि ज़मीन में दफना दें, तो फिर उससे कोई इन्वायरमेंट पे नुकसान नहीं होगा। दूसरा जो है यहाँ पर इंसिनरेशन की बात करी जा रही है, यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए पूरी तरह से तो कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये डिस्ट्रॉय करने की यहाँ पे बात करी जा रही है। जो मशीन्स वगैरह हैं ये सेटअप करी गई हैं, जो इंसिनरेटर है, जो डिस्ट्रॉयर है, ये इंस्टॉल करा गया है दिल्ली जू के अंदर। ठीक है, कोई यहाँ पर अगर जानवर वगैरह मरता है तो उसको यहाँ पर ये स्टेप उठाया जाएगा जिससे कि एनवायरनमेंट के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। नाउ अब आते हैं एडिटोरियल के ऊपर, और एडिटोरियल से पहले मैं फिर से याद दिलाऊं कि आज का हमारा टारगेट 350 लाइक्स का है। ठीक है, 350 लाइक्स का, 350 प्लस लाइक्स आए वही ज़्यादा बेटर है, तो ये टारगेट ज़रूर अचीव करना है। और कमेंट करते हैं काफ़ी सारे लोग जिनके मुझे नाम याद हैं, ठीक है, तो बहुत से लोग कमेंट करके बताते हैं सर नाम भी ले लिया करो। क्या करोगे यार, क्या फ़ायदा होगा, आपको होगा, मुझे होगा, क्या फ़ायदा होगा, है ना। क्यों भाई, सौरभ अंजन है ना, सौरभ अंजन, समझ गए होंगे मैंने क्यों नाम लिया है। ओके, ना हो, आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 6 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 6 पे आप लोगों को यहाँ पर ये वाला एडिटोरियल दिखेगा। ये एडिटोरियल उसी के बारे में जो 2+2 मीटिंग होने वाली है, ठीक है, इंडिया और यूएस की, तो उसी के ऊपर आर्टिकल बोला गया है कि क्या क्या यहाँ पर हम लोग जो है किस चीज़ के ऊपर हमें स्टेप उठाना चाहिए। अगर हम लोग देखें जो पहले क्या हुआ था कि पहले पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वगैरह हुआ था, है ना, पहले पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ, पहले तो यहाँ पर एग्रीमेंट वगैरह कर दिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं ये इस एग्रीमेंट से बाहर निकल गए। ठीक है, अब यहाँ पर एग्रीमेंट के अंदर क्या था कि जो इंडिया वगैरह है या फिर इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फंड वगैरह दिया जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड, है ना, ये फंड वगैरह दिया जाएगा। लेकिन अब ये जब बाहर निकल गए तो काय का फंड मिलेगा, है ना। तो क्या हो गया, कुछ महीने बाद 2017 में 1 जून 2017 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या करा, अनाउंस कर दिया कि भाई जो यूएस है वो एग्जिट कर रहा है पेरिस एग्रीमेंट से। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट से एग्जिट करेगा तो काय का फंड मिलेगा, जो जीसीएफ है जो मैंने भी आपको बताया, तो वो वेरी अनफेयर बताया गया इनके द्वारा। और यहाँ पर आप देखोगे काय का फंड, वही वाली बात हो रही है, ग्रीन क्लाइमेट फंड देने की बात तो हुई थी इसके अंदर, लेकिन अब यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, तो फिर अब देखो क्या होता है। ओके, तो ये जो फंड है वैसे देता कौन, वो जैसे यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज जो है फंड देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को। ओके,
उसके बाद अगर हम देखें अब जो मीटिंग होने वाली है उसके ऊपर बात हो रही है कि जो मीटिंग है वो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा सबसे पहले इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, क्योंकि आज के टाइम पे जो है सबसे पहले चाइना को लेकर बात करी गई है। इस आर्टिकल में जगह 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 चाइना के बारे में बात करी गई है। जो मीटिंग है जैसे चाइना को मार ही डालेंगे, तो जो मीटिंग है वो ज़्यादातर यहाँ पे फोकस करा जाएगा जो चाइना के द्वारा स्टेप उठाए जा रहे हैं आजकल के टाइम पे उस चीज़ के ऊपर, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो इसके बारे में ये भी बात करा गया जो क्वाड क्वाड का नाम भी आया हुआ है कि जो क्वाड है वो भी आज के टाइम से आज के टाइम पे अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और इसके अंदर अभी आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी नेवल एक्सरसाइज के लिए इंक्लूड हो चुका है। क्वाड में कितनी कंट्रीज है आपको पता होगा। क्वाड में इंडिया, साथ ही साथ हमारा अमेरिका, उसके बाद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारी क्वाड के अंदर कंट्रीज है, ये मिलकर काम करती हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्या काम है, इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर ध्यान देना, इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के ऊपर काम करना, ठीक है। इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के ऊपर काम करना, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ वगैरह का काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो एग्रेशन वगैरह देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर वही बिल्कुल सेम बात जो कि हमने अभी पिछले वाले आर्टिकल में कवर करी थी कि जो माइक पोम्पियो हैं उन्होंने क्या बोला कि चाइना के अगेंस्ट यहाँ पे बातें वगैरह करी जाएंगी कि चाइना को कैसे टैकल आउट करा जाए। ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर ही लेकर बातें करी जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर ये भी बात हो रही है अगर ट्रंप आते हैं तो यहाँ पे इंडिया के लिए थोड़ा बहुत कहें तो सही रहेगा, लेकिन अगर बाइडन आते हैं तो जो बाइडन अगर आते हैं, क्योंकि इलेक्शन में ये दोनों खड़े हैं, ज़्यादातर जो मेन पावर हैं वहाँ की वो यही है, ट्रंप और बाइडन, जो बाइडन, इन दोनों में से कोई एक जीत कर आना ही आना है। तो अगर जो बाइडन अगर जीतते हैं तो इंडिया को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, इंडिया के लिए हार्ड हो सकता है, क्योंकि अभी आपको पता होगा हमारे मोदी साहब भी गए थे, हॉस्टन गए थे, और क्या 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 आए थे आपकी बार ट्रम्प सरकार। तो ये सारी चीज़ें कैसे दूसरे प्रेसिडेंट को पच जाएंगी, दूसरे नेता को, दूसरे प्राइम मिनिस्टर को कैसे पच जाएंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर अगर देखते हैं क्या क्या मीटिंग में क्या क्या बातें होंगी। और इस आर्टिकल में और कुछ नहीं बोला गया, आने वाले टाइम में जब ये आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट आप कह सकते हो अभी है ही नहीं, क्योंकि मीटिंग ही नहीं हुई है। जब मीटिंग होगी तो उसी के बाद यहाँ पे पता चलेगा कि क्या क्या मीटिंग में बातें करी गई हैं। और यहाँ पे कौन कौन जाने वाला है US 2+2 मीटिंग में, जैसे मैंने भी आपको बताया था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इंडिया की साइड से, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जाएंगे। और उधर से कौन कौन आने वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, दोनों के नाम माइक पॉम्पियो और एस्पर, वहाँ से दोनों पर्सनैलिटी आएंगे। ओके, फिर उसके बाद फिर से वही वाली बात, इंडो पैसिफिक के ऊपर काम करा जाएगा, इन चीज़ों के ऊपर बात करा जाएगा। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है इस आर्टिकल में राइटर के द्वारा, चलो इन चीज़ों के ऊपर तो बात हो ही जाएगी, लेकिन अब आपको यहाँ पर कुछ और एरियाज हैं जिनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इंडिया है, इंडिया को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडिया को स्टेप उठाना पड़ेगा। इंडिया जैसे पहले मीटिंग में करता था वैसा नहीं करना है, क्योंकि हमारी शायद थर्ड मीटिंग है 2+2 वाली, तो इंडिया को पहले यहाँ पर इतना अच्छा स्टेप नहीं उठा पाया, लेकिन अब की बार स्टेप अच्छा तरीके से उठाना पड़ेगा। तो और यहाँ पर अपनी तरीके से गेम खेल के स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा US का भी यही खेल है। ओके, तो क्या क्या किस किस चीज़ के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी, जैसे 5G टेक्नोलॉजी को लेकर बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और काफ़ी सारे एरियाज़ हैं उनको लेकर बात करनी पड़ेगी, जैसे कि मिसाइल्स के बारे में यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। यानी इंडिया को अपना फ़ायदा देखना पड़ेगा और हर तरीके से इंडिया को अपना काम निकालना पड़ेगा। इस मीटिंग में काफ़ी सारी बातें ऐसी करनी पड़ेंगी जिससे इंडिया का काफ़ी सारा फ़ायदा हो, ठीक है। ये मीटिंग में बेसिकली यहाँ पर ये ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिखेगा, इस आर्टिकल में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अभी आपको पता होगा क्या इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेस्ट के बारे में बात करी जा रही है कि कोविड-19 से रिलेटेड टेस्ट के ऊपर टेस्ट आ रहे हैं। अभी आपको पता है एक हमारा RT-PCR है, अब नया टेस्ट हमने कल भी कवर किया कोविरैप के बारे में, जिसके बारे में आपको आज आंसर भी देना है। डिफरेंस बिटवीन कोविरैप एंड RT-PCR के बारे में आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। तो उसी के बारे में बेसिकली कि जो हमारे इंडिजीनियस टेस्टिंग वगैरह है वो डेवलप हो रही है दिन ब दिन, जिससे क्या हो सकता है हम लोगों का कोविड-19 टेस्टिंग जो है बढ़ सकती है और हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट कर सकते हैं केसेस को। उसी के बारे में बोला गया है। आर्टिकल इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, और यहाँ पर जो है हमारे लिए इस आर्टिकल में भी कुछ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, ठीक है। इस आर्टिकल को भी अभी आप स्किप ही कर सकते हो, क्योंकि अभी तक कुछ भी बातें नहीं हुई है इसके अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट में ये आर्टिकल, ये काफ़ी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के एडिटोरियल सारे बेकार थे, ठीक है। कोई एडिटोरियल में किसी में भी दम नहीं था आज के एडिटोरियल में। अगर हम बात करें, देखो 75th एनिवर्सरी की बात हो रही है UN की, यूनाइटेड नेशन की। तो यहाँ पर देखो अभी आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC का मेंबर बना है इंडिया। इंडिया अभी मेंबर बना है, और ये इंडिया कौन सा मेंबर बना है, नॉन परमानेंट मेंबर। बेसिकली बात ये हो ही जा रही है कि जो 75th एनिवर्सरी हुई UN की, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि भाई UN के अंदर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या लाना पड़ेगा, जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इंडिया कैसा इलेक्ट हुआ है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। तो बात क्या करी जा रही है, UNSC के अंदर रिफॉर्म करो और परमानेंट मेंबर की सीट बढ़ाओ, यानी कि परमानेंट मेंबर्स कंट्री जो P5 कंट्रीज हैं उनको बढ़ाया जाए, ठीक है। परमानेंट 5 कंट्रीज को बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पर
काफ़ी बड़ा रोल इंडिया भी प्ले कर सकता है। और यहाँ पर एक तरीके से यही कहने की बात हो रही है कि इंडिया को भी एक परमानेंट मेंबर का यहाँ पर दर्जा दिया जाए। ओके, तो इसी के बारे में बेसिकली यहाँ पे बात हो जा रही है। और जो 75th एनिवर्सरी है यूएन की, इसी के लेकर बात करी गई है। देयर मस्ट बी अ ग्लोबल पुश अगेंस्ट ऑसिफाइंग रूल्स वेयर द प्रिविलेज्ड रूल ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। यानी कि क्या है कि जो यूएन की 75th एनिवर्सरी है, क्या करा जाए कि जो हमारे रूल्स वगैरह हैं, जो अभी उल्टे सीधे रूल्स बने हुए हैं, ठीक है, परमानेंट 5 कंट्रीज और ये सारी चीज़ें हैं, तो उन रूल्स को थोड़ा सा कह सकते हो आप रिफॉर्म करा जाए, उन रूल्स के अंदर थोड़े बहुत बदलाव करे जाएं, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया को भी जो है परमानेंट मेंबर बनने का यहाँ पे चांस मिलना चाहिए, उसी के बारे में बेसिकली यहाँ पर ये बात हो रही है। इसी के साथ हुआ हमारा का पूरा एडिटोरियल कंप्लीट और साथ ही साथ एनालिसिस कंप्लीट। एडिटोरियल में आज के कोई भी एडिटोरियल के अंदर इतना दम नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यानी कि आप स्किप कर सकते हो इजीली, कुछ है नहीं। स्टिल यहाँ पर जो है आपको स्टैटिक पोर्शन जानने की जानकारी है। स्टैटिक पोर्शन जो है वो खाली इंपॉर्टेंट हो सकता है एडिटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट हो सकता। ओके, इसी के साथ वो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस खत्म। और अभी तक आपने चलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, ठोक दो उस बटन को और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन कोई भी आप मिस ना कर सको। और फिर से तीसरी बार दोहरा रहा हूँ, 350 लाइक्स तो ज़रूर शुरू हो जाओ। ओके, वीडियो अपलोड होते ही शुरू हो जाना। मजाक कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।